हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक हमने द इंडियन एक्सप्रेस की जो उसका एडिटोरियल एक्सप्लेन होता है वो कर लिया है। अभी हम द हिंदू का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिसमें पहला टॉपिक है वो GS2 से रिलेटेड है, अनसिविल प्रपोजल एंड लॉ टू कर्ब लॉ जिहाद। एक अनसिविल प्रपोजल की बात कर रहे हैं जिसमें कि कहा गया है कोई ऐसा लॉ बनाएंगे हम जिससे कि लव जिहाद को हम कर्ब कर सकें। तो यूपी और हरियाणा के जो गवर्नमेंट है उन्होंने अभी एक लॉ इनेक्ट किया है जिससे कि लव जिहाद को हम ख़त्म कर सकेंगे, जो कि मोस्टली किसका मिक्सचर है, पैट्रियार्की एंड कम्युनलिज्म का। जो यूपी के सीएम हैं उन्होंने उनका वो अगेंस्ट है इंटरफेथ मैरिजेस और रिलेशनशिप के। इनका इसमें होता क्या, मोस्टली जो एक पार्टी होती है वो लड़के की होती है, ऐसा ऐसा इसमें कहा गया है। और जिसका रीज़न ये कहता है कि हम ऐसा जो ये लॉ चल रहा है उसमें होगा क्या, जो भी हिंदू वीमेन हैं उनके ऑनर को थ्रेट है, जो कि कुछ मुस्लिम यूथ हैं जो इस बात से जेलस करते हैं। स्पेशली बॉयज़ की बात करी गई है। बॉयज़ जो हैं वो क्या बोलते हैं, अफेयर करते हैं किसी हिंदू रिलीजन की लड़की से और फिर उसको फोर्स करते हैं कि अपना रिलीजन कन्वर्जन कर सके इन मैरिज और लव के लिए। अब इस लॉ में कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि किसी भी तरह का लीगल सैंक्शन नहीं दिया गया है सेल्फ सर्विंग को, या और पॉलिटिकल टर्म भी नहीं है ऐसा कोई कि लव जिहाद। और साथ ही साथ कोई भी लेजिस्लेशन जो है बेस नहीं किया गया है किसी भी एक्स्ट्रा लीगल कॉन्सेप्ट पे। अब आगे बढ़ते हैं। और क्या, जो भी लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन अगर होता है किसी मैरिज में जिसमें कि जो भी कंसेंटिंग अडल्ट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो एक तरह से पूरा पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। जो मैट्रिमोनी का डोमेन है वो क्या है, वो काफ़ी सारे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज पे बेस्ड है। और साथ ही साथ स्पेशल मैरिज एक्ट भी एनेबल करता है कि एक सेकुलर मैरिज हो सके। और ये भी कहता है कि इसमें इंटर फेथ मैरिजेस भी अलाउ है। यूपी और हरियाणा के जो सीएम हैं जिन्होंने टर्म यूज़ किया है लव जिहाद, वो यूज़ किया है कम्युनल सेंस में। और ये शादी या फिर मैरिज के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि जो भी ये चीज़ है मैरिज है, ये एक तरह का पर्सनल चॉइस का तो मैटर है ही नहीं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अभी जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्लियामेंट्री क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए ये बात कहा कि बहुत से ऐसे टर्म्स हैं जो कि लॉ में डिफ़ाइन नहीं हैं। और ये सब चीज़ें अभी क्यों निकल के सामने आ रही है, जैसे कि आपको पता है ना कि अभी इलाहाबाद कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई पर्सन चाहे तो वो अपनी इच्छा से मैरिज पर्पस के लिए कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो भी हमने रीसेंट केस भी देखा है उसमें हुआ क्या था, एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की को फोर्स किया कि वो उससे शादी कर ले, अपना मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए। और फिर हुआ क्या, वहाँ पे मर्डर वगैरह भी नीचे निकल के सामने आई। तो बस यही एक इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है जिससे कि ये इंटरफेथ कर्बिंग मैरिज का निकल के सामने आ रहा है। और अभी हुआ क्या, इन सब चीज़ों के बाद एक रिसेंटली मैरिड कपल है उसने भी पुलिस प्रोटेक्शन के लिए दरवाज़ा खटखटाया है। इसमें हुआ क्या, जो ब्राइड है वो इस्लामिज़म से हिंदू में कन्वर्ट हुई है, सॉरी इस्लाम से हिंदुज़म में कन्वर्ट हुई है। तो उन्होंने भी पुलिस प्रोटेक्शन की गुहार लगाई है। 2014 में ही ऐसा एक वर्डिक्ट आया था जिसमें कोर्ट ने क्वेश्चन किया था कि जो भी बोनाफाइड से कन्वर्जन्स के उनके बारे में बात की थी कि इसमें किसी इंसान का हार्ट नहीं चेंज कर सकते, और उनके जो भी कन्विक्शंस हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते और नए रिलीजन में आने के लिए। और कन्वर्जन जो है ये एक तरह का एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए, ऐसा भी कोर्ट ने कहा। इंटरफेथ कपल जो है वो शादी के बाद ही, मतलब अगर उन्होंने इंटरफेथ मैरिज कर ली है उसके बाद भी चाहें अगर वो आफ्टर मैरिज भी वो अपने अपने जो भी उनका सेपरेट रिलीजन है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो इस तरह से मैरिज अंडर स्पेशल एक्ट भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पूरा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट इसका टॉपिक है GS2 से ये भी रिलेट करता है, हिटिंग फॉसिल फ्यूल कंपनीज वेयर इट हर्ट्स। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो डिवेस्टमेंट की मूवमेंट है वो ग्रो करती हुई चली आ रही है बहुत ही तेज़ी से। अब इन सब एक्टिविटीज़ को एक ही तरह से अंडरमाइन किया जा सकता है कि जो भी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस हैं हम उनके फाइनेंस पे लेके चले, उनको कनेक्ट करें किसी एलाइड नेटवर्क ऑफ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री से। अब इन सबको करने के लिए इनिशियल अटेम्प्ट्स लिए गए थे एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा, लेकिन ये बहुत ही रिडिकुलस थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फीबल थे। थोड़ा सा जूम करते हैं फिर से।
हमें साउथ अफ्रीका का जो उस टाइम पे हुआ था अल्टीमेट कोलैप्स ऑफ अपार्थेज का उनको याद करना चाहिए। और ये हुआ किस तरह से, ये हुआ था जब वहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट मूवमेंट की बहुत ही हार्डशिप चल रही थी। अब बहुत सी कैंपेन हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने कैंपेन कमिट किया है कि हम लेके आएंगे डिसइन्वेस्टमेंट को, तब ख़त्म करने की चीज़ें होंगी, ऐसा वैसा कुछ भी। अब फाइनली ये चीज़ नोटिस की गई है तब जब ये सक्सेस इन्होंने पा ली है। अब ये भी देखते कि कौन कौन सी जगह का, फिर कौन कौन सी सिटीज़ बोली, आई मीन कौन कौन से नेशंस का कितना कितना स्टेक है फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में, ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है सऊदी अरामकोस का जो रेवेन्यू है 2019 में 111.1 बिलियन डॉलर्स तक रहा है। वहीं रॉयल डच शेल्स की अगर हम बात करें तो इनका रेवेन्यू रहा है 23.9 बिलियन डॉलर्स का। वहीं हम एक्सन मोबिल्स की अगर हम बात करें तो इनका रहा है रेवेन्यू 20.8 बिलियन डॉलर्स का। ये तो केवल इन 3 कंपनीज़ का नाम है, बाकी पता नहीं कितनी सारी होंगी। ये जो डिवेस्टमेंट की अभी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, ये हमारे इंडिया पे अप्लाई नहीं होते हैं। इसका रीज़न ये दिया गया है कि जो भी अभी ग्रीन हाउस गैसेस में जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो स्टॉक्स होते हैं, स्टॉक का कंट्रीब्यूशन होता है, वो इंडिया का बहुत कम है। इवन इतना कम है कि अगर इसका हम एनुअल फ्लो भी देख लें तो भी इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही कम है, मतलब लगभग 2 टन से भी कम है अगर CO2 का हम पर कैपिटा इसका देखें तो। आगे बढ़ते हैं अब। हालांकि इन सब चीज़ों को लेने जब हम ये सब चीज़ें, एक मिनट की कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, हाँ ये रह गया था, पहले ये उसके बाद वो है। हम तब से डिवेस्टमेंट की बात तो कर रहे हैं कि डिवेस्टमेंट है क्या एग्जैक्टली। तो ये एक तरह के प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है, जो मनी है उसको स्टॉक में लगा दिए जाते हैं और जो सर्टेन कंपनीज़ के जो बॉन्ड्स हैं उनको विड्रॉ कर लिया जाता है। और जो ये पूरी डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसेस, ये उन कंपनीज़ के अगेंस्ट जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट करती हैं, रिफाइन करती हैं और बेचती हैं, जिससे वो अपना प्रॉफिट कमाती हैं। डिवेस्टमेंट प्रोसेस है बहुत ही लार्ज इन्वेस्टमेंट फ़ंड को टारगेट कर रही है, जैसे कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ, या कहाँ कहाँ से आता है फ़ंड, इसमें आप ये भी देख सकते हो। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च से आता है, लार्ज पेंशन फंड्स जो कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और बहुत सी जगह से आते हैं। अगर जो विड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है ये कभी कभी पार्शियल भी होता है और कभी कभी फुल्ली भी हो जाता है। अगर हम 2019 में देखें तो मोर देन 11 ट्रिलियन डॉलर जो है इन्होंने कमिट किया था कि वो फॉसिल फ्यूल से डिवेस्टमेंट करेंगे। मीडिया का अटेंशन इस तरफ क्यों गया है? मीडिया का अटेंशन इस तरफ इसलिए गया है क्योंकि अभी गोल्डमैन सैचर थे, उन्होंने कहा है अब वो जो भी आर्कटिक नेशन ड्रिलिंग वाइल्ड रिफ्यूज़ी है उसमें किसी भी तरह की कोई नई ऑयल ड्रिलिंग को फाइनेंस नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ ये कोई भी कैपिटल प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहे फिर वो कोई भी कोल माइनिंग, चाहे वो वर्स अफेक्टिंग की नहीं हो, जैसे कि माउंटेन टॉप माइनिंग की हो। अब यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2020 रिपोर्ट थी बैंकिंग ऑन एलिमिनेट चेंज बाय रेनफोर्स एक्शन नेटवर्क, इनकी तरह की बात की जाए जो कि जब हुई कब थी, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, जहाँ पे सारी कंट्रीज़ अग्री हुए थे कि वो अपने जो उनका एवरेज ग्लोबल वार्मिंग का है उसको रिड्यूस करेंगे बिलो 2 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो कंटिन्यू करती जा रही हैं अभी भी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस करने में, जो कि लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर हैं। बिग US बैंक्स जो हैं बहुत डोमिनेट करते हैं इस अरेना में, जैसे कि JP मॉर्गन जोज हैं, वेल फॉर्गन हैं और एंड सिटीज़ हैं। और इसके अलावा कौन कौन से बैंक्स हैं? रॉयल बैंक ऑफ कनाडा, MUFG इन जापान और बार्कलेज है UK के, बैंक ऑफ चाइना, ये सब डोमिनेट करते हैं। अगर टोटल देखें, टोटल है 975 बिलियन डॉलर जो है वो बैंक फाइनेंस करते हैं लगभग 100 की ऑयल गैस और कोल कंपनीज़ को। कब से कब तक? 2016 से लेकर 2019 तक के बीच में इतना करा गया है। अब आगे देख लेते हैं हैविंग एन इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइमेट रिलेटेड जो है रिपोर्ट निकाली गई है जो है मार्केट रिस्क सब कमेटी के द्वारा। इसमें कहा गया है जो क्लाइमेट चेंज है बहुत ही मेजर रीज़न है कि US में जो US के फाइनेंस सिस्टम में जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है मतलब। अब जो बैंक का पर्पस है वो चाहती है कि एक ऐसा सेंटर कार्बन ट्रांसमिशन जो है स्टेबलाइज करे और सेट करे कि इंटरमीडिएट एमिशन टारगेट फॉर 2030, जिससे क्या हो उसकी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को रखा जा सके। अब जो बात करते हैं मटेरियल रिस्क है, ये कब होता है? जब बैंक या फिर जो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो शुरू हो जाता है शिफ्ट होना फॉसिल फ्यूल कंपनीज से। तब होता क्या है, इन सब की वजह से क्या होता है, जो रिस्की बिजनेसेस होते हैं वो इन सब से अलग आ जाते हैं, तब जाके ये इफ़ेक्ट
निकल के सामने आता है। तो हमने दोनों के दोनों आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं बहुत चीज़ इसमें ऐड करने का मैंने खुद से सोचा है, जैसे कि इसमें मैं ट्राई करूँगी कुछ मैप्स लेके आ सकूँ, और मैं इसमें चाहती हूँ ना कि आपको डेली एक कोट दे सकूँ, और वो कोट ना कुछ ऐसा होगा जिसे आप अपने एसे में यूज़ कर सकते हो, या फिर जिसे आप अपने एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हो। कुछ ऐसा कोट रहे, ऐवे नहीं कोई भी उठा के धर लिया है इसमें। भले कोट रिपीट हो जाए, मतलब आफ्टर 3-4 मंथ्स भले वो कोट रिपीट हो जाएँ, बट एटलीस्ट आप वही कोट रखो या फिर वही चीज़ें रखो जो आपको फ्रूटफुल है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लिए। आफ्टर ऑल हम सब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, कोई विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी तक के लिए बाय बाय। अगर आपके कोई भी सजेशन है मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। बाय बाय।